हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर। तो एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा प्लांट किंगडम। तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जितना कंप्लीट किया है, दैट इज ऑल अबाउट सेल, दैट इज ऑल अबाउट सेल साइकिल। हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए बेटा। ठीक है, तुमको ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। बेटा एकेडेक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी बहुत ही अच्छे मेंटर्स के साथ। तो आप लोग उसको यूज करिए, क्योंकि इसमें आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, तुमको नोट्स मिलने वाले हैं, तो तुमको कमी कहीं नहीं आने देंगे। ठीक है, तुमको हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हारा सजेशन इज आवर प्रायोरिटी। तुम सजेस्ट करो कि मैम ये भी चीज होनी चाहिए, सर ये भी चीज होनी चाहिए। कमेंट करो, हम लोग तुरंत उस चीज को सॉल्व करेंगे। यू कैन डू चेक आवर वेबसाइट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसको भी चेक करो। तो तुमको सारी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से एवरीथिंग इज सो मच अलाइंड। ठीक है, तो एक बार उसको डू विजिट द चैनल, डू विजिट द वेबसाइट, डू विजिट द टेलीग्राम चैनल एज वेल। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली जो है कुछ ना कुछ अपडेट डालते हैं अबाउट टेस्ट सीरीज, अबाउट क्वेश्चंस, अबाउट क्विजेस, और बहुत सारे उसमें गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए अभी भी, तो आप लोग प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट करो, एक बार देखो। उसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, एनोटेटेड पीडीएफ्स मिलेंगी। तो तुमको जितनी चीजें चाहिए तुम्हारे बेटरमेंट के लिए हम लोग तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू दैट लिंक, जस्ट एक बार उसको चेक करो, जस्ट विजिट द साइट, जस्ट चेक द साइट एंड दैट्स ऑल। आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं प्लांट किंगडम से। अब प्लांट किंगडम देखो, प्लांट किंगडम में बच्चे आएंगे कि यार मैम ये तो सेल वाज गुड, सेल बायो इज गुड, सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज गुड, बट प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना बच्चे ऐसे ऐसे रहता है कि यार मैम ये इसमें याद करना पड़ेगा, तो हालत वैसे ही खराब। ठीक है, ये चीज होती है बेटा, बट अपन बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट जितना एनसीईआरटी में पूछा है उतनी बात करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा टेब्यूलर फॉर्म का यूज करूंगी ताकि तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज कि वो पॉइंटर्स को से आप याद कर सकते हो, और बहुत इजीली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक सपोर्ट मुझे ये चाहिए आप लोगों से कि आप लोग जब भी वीडियो देखें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मेरा एक नया वीडियो आए तुम इसको रेगुलरिटी में देख पाओ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि मैम एक लेक्चर आज देखा है, परसों का लेक्चर कल देख लेंगे, ये कर लेंगे वो। इट्स रेगुलर बेटा, रेगुलर वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आई वांट यू टू सी दैट वीडियो लेक्चर रेगुलरली। मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुमने आज एक वीडियो देखा, परसों एक वीडियो देख रहे हो, उसके बाद एक वीडियो देख। नो, आई डोंट वांट थिंग्स लाइक दिस। ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप मैंने करवाया है अभी तक, जैसे सेल करवा दिया है, सेल डिवीजन करवा दिया है, नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड लेक्चर दैट इज प्लांट साइकिल, सॉरी प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम को तुम स्टार्टिंग से पकड़े रखोगे तो तुमको आगे तक समझ में आएगा। ये एक ऐसी मूवी है कि जिसके किरदार आपको स्टार्टिंग में पता लगेंगे और जुड़ना लास्ट में शुरू होंगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि यार मैम ये अभी तो आप क्या बात बता रहे हो, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी आ गई, ये क्यों आ गई है, हमको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी जब खोलोगे, पढ़ोगे, तो तुमको हर शब्द दिखेगा, और उसको देखने के लिए तुमको वो शब्द मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से दिमाग खोल के इस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम में आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, हम एल्गी को डिस्कस करेंगे, हम टाइप्स ऑफ एल्गीज को भी एक बार देखेंगे। टाइप्स ऑफ एल्गीज को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले प्लांट किंगडम है क्या? अरे भाई, प्लांट ही क्या है, एक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स थे, उन ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो खुद का खाना खुद बना सकते थे। दे आर वेल इक्विप्ड कि भाई हमको चाहिए सिर्फ सनलाइट, हमको चाहिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हमको चाहिए सिर्फ वाटर, और हम सनलाइट, क्लोरोफिल हमारे पास है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, एंड वी आर सो सफिशिएंट कि हम तुम्हें भी खाना प्रोवाइड करा सकते हैं। वी द हीटरोट्रॉप्स, हमको कुछ नहीं आता, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं ऑन प्लांट, कि भाई प्लांट अगर ये काम कर देगा तो इट इज वेरी गुड फॉर अस। अगर हमको तो क्योंकि खुद नहीं आता, वी कांट प्रिपेयर आवर ओन फूड देमसेल्व्स। ठीक है, अब कई बच्चे हैं कि मैम मैं तो खाना बना लेता हूँ, आई एम अ वेरी गुड शेफ।
You are a chef, you are doing cooking, you are not forming the food. There is a difference between cooking a food and forming a food. Forming, आप खेती बाड़ी उगा, तुम कोई भी प्लांट ग्रो करवा सकते हो, तुम कुक कर सकते हो, पर प्लांट जब तक ग्रो नहीं, तुम्हारे सब्जियां कहाँ से आएगी तुम्हारे पास कुकिंग के लिए? ठीक है, सो यू कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स और प्रोड्यूस एनीथिंग विच कैन बी एडेबल, तुम उसको कुक कर सकते हो, यू कैन कुक दैट। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोट्स। सबसे पहली चीज यूकैरियोट, यूकैरियोट यानी हर प्लांट सेल में ट्रू न्यूक्लियस, इसीलिए मैंने सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल पहले पढ़ाया था, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो तुमको याद होनी चाहिए। यूकैरियोट्स यानी ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल, ट्रू न्यूक्लिएटेड सेल, इसका प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस के साथ प्लस नॉन मोटाइल है कि भाई मूवमेंट तो शो कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफ यानी खुद का खाना खुद बना सकती है। अब जब खुद का खाना खुद बना सकती है तो ऑब्वियसली प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। सिंपल चीज है कि जो खुद का खाना खुद बना सकता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट, प्लांट्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि प्लांट्स की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा, वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। अब कई बच्चे ये होंगे जो बोलेंगे कि मैम एनिमल सेल में भी होती है क्या? कुछ महान विद्वान आते हैं हर क्लास में ऐसे बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देखोगे तब तुमको एक डिफरेंस पता लगेगा कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होती है और प्लांट सेल के अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही चीजों का प्रेजेंस है। ठीक है, ये एक बड़ा ही यूनिक फीचर है, क्योंकि प्लांट को बेटा चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, वो पूरा उस पर सर्वाइव करेगा कंडीशंस में। सो इट रिक्वायर्स अ सेल वॉल, आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर, इट डू रिक्वायर्स दैट। तो इसीलिए जो हमारा प्लांट्स होता है उनके बाहर हमको एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सेल साइकिल में गिवन है, डू चेक दैट। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कराया गया बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि ये ना बस एक बेस बोलता था, क्या कि एक होते हैं प्लांट, एक होते हैं एनिमल। ये इसका डिफरेंस करने का तरीका था कि भाई दुनिया में मेरे हिसाब से तो बस दो ही चीजें हैं और वो दो चीजों को मैं बोल देता हूँ। एक को मैंने कह दिया जो मोटाइल है उनको तो मैं कह दिया एनिमल, और एक जो नॉन मोटाइल है उनको मैंने कह दिया प्लांट। अब देखो ये हमको अभी लग रहा है कि यार ये कैसी फालतू बात थी, ये तो सभी को पता है, ये तो छोटे से छोटे बच्चे को पता है। बट बेटा जिस टाइम पे एरिस्टोटल आए थे, जिस टाइम पे लीनियस थे, इस टाइम पे लोगों में इतना दिमाग नहीं था, या वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे उतना दिमाग कि भाई इसमें कौन जाएगा, कौन इतना सोचेगा, कौन डिवीजन, क्या चल रही है, सारी चीजें दिख रही है, बस है, बात ही खत्म। उनको ये नहीं था कि यार मैं क्लासिफाई भी करूं कि यार ऐसा क्यों है, ये क्यों, मतलब एक जो सेंस वाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज उसमें नहीं होती। ये चीज कई लोगों में एब्सेंट होती थी उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल थे, लीनियस थे, जिन्होंने सबसे पहले और बहुत ही प्राइमरी, इट इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, इससे सिंपल कोई है ही नहीं, सिंपलेस्ट लेवल है ही नहीं। इसने खाली दो किंगडम में क्लासिफाई किया कि भाई जो चलते फिरते दिख रहे हैं मुझे उन एनिमल कह दो, जो स्टिल स्टैटिक दिख रहे हैं मुझे उनको प्लांट कह दो, बस कॉन्सेप्ट ही बंद।
बस यही डिविजन रहेगा कि एक एनिमल हो सकता है या फिर एक प्लांट हो सकता है। इसके अलावा मैं और कोई डिविजन नहीं देख पा रहा हूं अभी, और ये बहुत टाइम पुरानी बात है, ठीक है। सो एरिस्टोटल डिवाइडेड द लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम्स, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स। बस दो किंगडम में क्लासिफाई किया, खत्म। बेसिक लेवल, सिंपलेस्ट लेवल। सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई ज्यादा झमाझोल है ही नहीं, खत्म, काम ही खत्म। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। Linnaeus proposed a system of classification on the basis of floral characters। अब हुआ क्या देखो कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि कई जगह पे ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम एरिस्टोटल और लीनियस थोड़ा सा एक कनेक्शन है बेटा, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज कंप्लीटली पहले वाले, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पे ही बात करी, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने बात करी, ठीक है। ओनली द प्रिमिटिव, ओनली द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स व्हाट दे हैड स्टडीड। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो तुम। चलिए, तो एक बार आर्टिफिशियल सिस्टम को एक बार और देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में हुआ क्या कि आर्टिफिशियल सिस्टम में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन कौन थे, एरिस्टोटल थे और लीनियस थे। एरिस्टोटल और लीनियस ने ये चीज सबसे पहले देखी कि दे कैरेक्टराइज्ड वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल यानी जो दिख रहे हैं, प्लांट के आउटर मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने बोल दिया कि ये प्लांट हो सकता है और ये एनिमल हो सकता है। very primitive, very precise and very morphological character, easiest way। easiest लिख लो या simplest लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। वैसे मैंने आगे लिख दिया है बट यहां तुम लिख सकते हो कि simplest way of classification, it is the simplest way of classification। So classification of plant on basis of few morphological characters, Linnaeus proposed a system of classification for plants on the basis of floral characters। भाई एक ही बात है ना, ये हम एक साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तुमको एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे मिलेगा, बट यू कैन राइट कि एरिस्टोटल एंड लीनियस they both proposed artificial classification in which they took morphological characters। It was the simplest way, it was the easiest way to characterize plant and animals। उन्होंने basic एक word use किया कि बस कुछ morphological features पे उन्होंने ये बात बोल दी कि हमको तो सिर्फ दो ही kingdom दिख रहे हैं, एक मुझे plant kingdom दिखता है, एक मुझे animal kingdom दिखता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई चीज नहीं दिख रही है। इसको तुम और डिटेल में पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें यही चीजें हैं कि कैसे एरिस्टोटल और लीनियस यहाँ तक पहुंचे। कार्लेस लीनियस, ये बहुत महान नाम, फादर ऑफ टेक्सोनमी, तुमको हर जगह मिलेगा ये, ठीक है। तो ये जो है ये तुम आगे भी पढ़ने वाले हो। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस in which they divided animals and plants on the basis of their morphological characters। Division on basis of morphological characters, ठीक है। डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल चीज। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेचुरल टाइप ऑफ सिस्टम। अब ये तो थी आर्टिफिशियल की बात, ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले डिस्कवर किया। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, थोड़ा सा और एक और वेल डेवलपमेंट की तरफ, जो थोड़ा सा ये बात करता था कि थोड़ा सा है ना फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करता था कि यार ये कैसे हो सकता है, एंड्रोशियम आ गया, गाइनोशियम आ गया, यहाँ डिफरेंस हो गया, फ्लावर में ही डिफरेंस हो गया, ठीक है। एनिमल्स में कैसे डिफरेंस, एनिमल्स में यार कुछ है जिनमें वर्टिब्रेट है, कुछ है जिनमें वर्टिब्रेट नहीं, कुछ है जिनमें टीथ है, कुछ है जिनमें टीथ ही नहीं है। तो वो एक प्लांट में डिफरेंसेस, एक एनिमल में डिफरेंसेस, यही चीज हमको मिल गई नेचुरल क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन एक लेवल ऊपर, ठीक है, एक लेवल ऊपर आर्टिफिशियल से एक लेवल ऊपर, कि इसने थोड़ा सा क्या देखा, मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स, कि भाई सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहाँ दिखे गए मुझे, कौन से इसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में।
ठीक है, जिसमें हमारा क्या इंक्लूड हो गया, सेल, सेल का स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स, यानी बेटा कि हर चीज पढ़ ली उसने, ठीक है, सेल की डेप्थ तक चला गया, सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, पूरा तरीके से उसको छानबीन कर दिया कि यार अब क्या ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, उसको पूरी तरीके से एक एक पार्ट उसका डिवाइड करके देखा उन्होंने कि यार यहाँ पे क्या मुझे डिवीजन दिख रहा है, क्या ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसकी नेचुरल एफिनिटीज, एफिनिटीज मतलब नेचुरल सिमिलैरिटीज, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज डिवीजन वाज डिविजन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलैरिटीज, कि मुझे दिख क्या रहा है, ठीक है। अभी कोई भी ना महा डिटेल में नहीं गया, इवोल्यूशन पे नहीं गया, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एरिस्टोटल ने डिवाइड किया कि उसको जो दिखे, उसने देखा यार एक पौधा दिख रहा है, एक जानवर उसको खाता हुआ दिख रहा है, चलो ये दोनों हो गए, अलग अलग दिख रहे हैं, जानवर तो चल फिर भी पा रहा है, तो इनको अलग अलग कर दिया, तो दैट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फिर आया कि यार ये प्लांट तो है पर प्लांट में भी डिफरेंट है, ये आए हैं हमारे पास छोटे छोटे प्लांट है, हर्ब्स श्रब्स हैं, और एक है मेरे पास बहुत बड़ा सा प्लांट जो कि है ट्री। डिफरेंस देख रहे हो, हाइट का ही डिफरेंस है पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंस तो है, ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत तो डिफरेंस नजर आ ही रहा है कि यार एक तो ऐसा छोटे छोटे से प्लांट्स दिख रहे हैं मुझे, एक तो मुझे ग्रासेस दिख रही है, एक मुझे बैनियन ट्री दिख रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, तो उस हिसाब से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो नेचुरल सिस्टम ने वैसे क्लासिफिकेशन दिया बेसिस ऑन मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स, जितना वो दे सकता था उसने उस बेसिस पे दिया। थर्ड आ जाता है बेटा हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिन्होंने क्या किया, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यहां भी सेल इंफॉर्मेशन यूज हुई, और डेवलपमेंट देखो यहां क्रोमोसोम तक बात पहुंच गई, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, बिहेवियर, हर चीज देखो कितनी बारीकी से देखी जा रही है। अब धीरे धीरे यही लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ता चला गया कि अब भाई सेल बायो की बात हो चुकी है, नंबर्स की बात हो गई है, सारी चीजें इवोल्यूशनरी रिलेशन की बात हो जाएगी यहाँ। इवोल्यूशनरी रिलेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो तुम देखो, तो तुम ये देखो कि यहाँ कितने डिफरेंसेस भी हैं, मतलब कौन सा प्लांट कब इवॉल्व हुआ, ऑब्वियस ही बात है वो कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हुए होंगे, तो अब कौन सा प्लांट कब इवॉल्व हुआ, क्या उसकी क्लासिफिकेशन रही होगी, कैसे उसके सेल, कैसे डिफरेंट है उसकी सेल। अब अगर मैं हर्ब्स की बात करूं और श्रब्स की बात करूं या ट्रीज की बात करूं, कुछ कुछ तो डिफरेंसेस है ही ना जो उनको ट्रीज से अलग बना रहे। सोच के देखना, अगर मैं बोलती हूँ कि हर्ब्स और ट्रीज अलग अलग हैं, क्या बेसिस पे अलग अलग बोल रहे हो मैम आप, क्या बेसिस पे अलग अलग बोल रहे हो, सिर्फ हाइट नहीं, कुछ तो साइट ऑफ टेक्सोनमी होगी, कुछ तो उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, कुछ तो उसके फीचर्स ऐसे होंगे, जो इंटरनल स्टडी जो एनाटॉमी होती है वो अलग होगी, कुछ तो अलग चीज होगी ना, वस्क्यूलर बंडल की प्रेजेंस अलग होगी। तो ये कुछ कुछ जो चीजें थी इनको देखा गया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कि भाई क्रोमोसोम भी आ गए हैं, सेल भी आ गया है, सेल पोजिशन भी आ, 5-6 बातें कर देते हैं ना चीजें, तब वो कंफ्यूजिंग होने लग जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ा हमारे पास। चलो, तो नंबर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक न्यूमेरिक टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्या बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी क्या होता है देखना, टेक्सोनोमी इज कि एक ऐसा लेवल, एक ऐसा चेंजेस इन नेमिंग सिस्टम, टेक्सोनोमी इज नेमिंग सिस्टम, लिख लो इसको,
taxonomy is nothing but your नेमिंग सिस्टम, ठीक है। अब भाई अलग अलग लोग थे, इतने सारे प्लांट थे, इतने सारे एनिमल थे, मैम हम सबको सिर्फ प्लांट नहीं बोल सकते। हम जब बोल रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूशनरी स्टडी थी, तो हमने ये चीज देखा कि यार ये प्लांट इस प्लांट से बना होगा, ये प्लांट को जिस तरीके की असेंबली दिखा रहा है तो मे बी इस तरीके से इवॉल्व हुआ होगा। जब हम ये सारी चीजें देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनका नामकरण भी तो करना पड़ेगा। तुमको सारे ही लोग एक ही नाम से बुलाएंगे, राम राम राम, तो तुम क्या करोगे भाई? दूसरे लोगों का अलग नाम रखना तो पड़ेगा ना। 5-6 बच्चे घूम रहे हैं घर के अंदर, सभी का नाम राम रख दें? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए नेमिंग इज एसेंशियल, नामकरण जरूरी है, और वो चीज इसमें भी करी गई। अब फर्स्ट नेमिंग सिस्टम वाज कि न्यूमेरिक कोड्स दे दो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता, पर कोडिंग में बात करेंगे, ठीक है। नंबर दे दो, न्यूमेरिक कोड्स दे दो, तो न्यूमेरिक टेक्सोनोमी जो थी, पर डेटा बहुत था इसके अंदर, और जहां पे डेटा ज्यादा हो जाता है ना, वहां कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। भाई अकेला आदमी थोड़ा ना, कोई बुक्स भी तो देखो। इसमें दिक्कत ये थी कि न्यूमेरिक टेक्सोनोमी जो थी, इसमें किताबें कितनी भरे आदमी, कितने कितने लेवल पे, कितने नंबर से क्लासिफाई किया जाए। तो न्यूमेरिक टेक्सोनोमी के अंदर ये देखा गया कि बुक्स इतनी ज्यादा थी, इतनी हाई लेवल की, इतनी भर चुकी थी, कंप्यूटर्स वर रिक्वायर्स। कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ने लग गई कि भाई इतना डेटा वाज अनहैंडल्ड, कि भाई कैसे इस डेटा को संभालें, क्या करें इसका। तो ये चीज होने लगी। सो न्यूमेरिक टेक्सोनोमी इज ऑल अबाउट नंबर, ऑल अबाउट कैरेक्टर्स असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट। टेक्सोनोमिस्ट क्या कौन होते हैं? जो नामकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कोई हर इंसान नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक वो इंसान का डेजिग्नेशन होता है, और वो ही बताता है कि नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक टेक्सोनोमी। साइटो टेक्सोनोमी, साइटो वर्ड क्या बता रहा है? साइटो मतलब सेल, सेल्यूलर टेक्सोनोमी, ठीक है। डिफरेंस समझना। न्यूमेरिक टेक्सोनोमी वाज कि भाई नंबर की बात करती, नंबर की बात करती, और साइटो टेक्सोनोमी क्या आ गया हमारे पास कि अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सेल को देखेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से क्रोमोसोम सेल इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर, किस तरीके से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इवॉल्व। तो सेल स्ट्रक्चर was studied, chromosome numbers were studied, क्रोमोसोम नंबर पढ़े गए, सेल के स्ट्रक्चर्स देखे गए। मतलब आप देखो कि धीरे धीरे जैसे जैसे बाय द टाइम हम देखते जा रहे हैं, तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इन्होंने जब शुरुआत करी थी, इट वाज वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, ठीक है, इजी टू क्लासिफाई। ये सारी पॉइंट्स हैं इनके कि दीज आर इजी, सिंपलेस्ट, दीज आर इजी टू क्लासिफाई। फिर उसके बाद जब हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आई, हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा। देख रहे हो डिफरेंसेस, देख रहे हो कि बढ़ता कैसे जा रहा है लेवल। फिर उसके बाद हम आए टेक्सोनोमी पे कि अब हम नामकरण करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हमने बना लिया है कि 5 तरीके के प्लांट्स की स्टडी हम करने वाले हैं, पर उनको नाम कैसे दें वो आ गया हमारे पास टेक्सोनोमी में, ठीक है। फिर आया हमारे पास साइटोटेक्सोनोमी कि भाई सेल्यूलर नाम, सेल का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा सा और अंदर जाओ, इंटरनल फीचर्स की बात करो प्लांट में, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करो प्लांट में, तब हम साइटोटेक्सोनोमी दे पाएंगे। या फिर हम कीमोटेक्सोनोमी से इसको डिवाइड कर देते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। कीमो इज केमिकल, तो हम जब प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, हम जब प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं, सो व्हाट वी डू इज कि हम बेस्ड अपॉन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम केमिकल्स को ले लेते हैं ना। केमिकल्स को लेने में क्या दिक्कत आ रही है कि भाई कौन सा प्लांट कौन सी केमिकल से बना है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो टेक्सोनोमी में मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई बेटा, टेक्सोनोमी में मेरे पास क्या क्या आ गया, डिफरेंसेस देखो टेक्सोनोमी के। कीमो टेक्सोनोमी, अच्छा कीमो तो लास्ट आया है। साइटो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स चले, साइटो साइटोटेक्सोनोमी जिसमें सेल की बात कर दी गई, और अपना आ गया कीमोटेक्सोनोमी, केमिकल्स की बात करती। डिफरेंसेस देख रहे हो तीनों में, इसमें नंबर का डेटा था, नंबर एंड डेटा, कंप्यूटराइज्ड यूज्ड। नेक्स्ट साइटो सेल कॉम्पोजिशन, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर को देखा गया। थर्ड कीमो, केमिकल्स, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ आर द केमिकल्स फॉर्म्ड। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं एल्गी की। अब एल्गी के अंदर क्या हुआ देखते हैं, एल्गी में क्या आया। अब देखो बेटा, प्लांट किंगडम को हमने ना 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मैं तुमको एक पहले एक प्रीवियस थोड़ा सा, क्योंकि हमारा आज इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, तो हम प्लांट किंगडम का एक, क्योंकि जितने बच्चे नए हैं वो शायद ये चीज नहीं जानते होंगे, और अगर जानते हैं तो इट इज वेरी गुड। पहले ये हुआ करता था कि तुम लोगों को पढ़ाया जाता था 9th से ही, पर एनसीईआरटी ने काफी सिलेबस कम कर दिया है, सो तुमको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या चीज है, क्योंकि यही हम आगे पढ़ने वाले। चलिए, पहला क्लासिफिकेशन था बेटा एल्गी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन वाज एल्गी, सेकंड केम वे वाज ब्रायोफाइट्स, third was pteridophytes, next जिम्नोस्पर्म, और लास्ट आया मेरे पास एंजियोस्पर्म्स। तो ये कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया। अब देखना कैसा किया इनको। अब देखो किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया। पहला मेरे पास एल्गी, एल्गी यानी सिंपलेस्ट इजीएस्ट क्लासिफिकेशन। इससे सिंपल तुमको और कोई चीज ही नहीं दिखेगी। अभी हम एल्गी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एल्गी इज द सिंपलेस्ट। बड़ा ही एल्गल ब्लूम्स कहीं भी दिख जाएगा हरा हरा। ठीक है, ये एल्गी था हमारा। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन आया, सेकंड हमारे पास आए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या थे, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर, यानी कि ये, क्योंकि एल्गी हमारी प्रॉपर पानी में रहती थी बेचारी, सिंपलेस्ट थी, वाटर लविंग थी, तो कंप्लीटली एक्वेटिक थी। कंप्लीटली एक्वेटिक, पूरी पानी में ही रहती थी। ये वाटर लविंग स्पीशी थी, मस्त, इसका हैबिटेट वाज वाटर ओनली। ठीक है, अगर मैं आती हूँ ब्रायोफाइट्स पे, तो ब्रायोफाइट में ये चीज दिखी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। और दूसरी चीज ये कि ब्रायोफाइट दोनों तरफ रह सकते थे, लैंड एंड वाटर। एक लेवल ऊपर आ गए ना, दोनों तरफ रह रहे, लैंड पे भी रह रहे हैं, वाटर में भी रह रहे हैं। ब्रायोफाइट्स में ये चीज देखी जाती थी बेटा कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए तो वाटर चाहिए होता था, रहते ये लैंड पे थे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस
ऑफ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, नाम है अगलों का, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हीं को सरताज मिला है ये बात का, इन्हीं को बहुत ज्यादा ऐसे अप्रिसिएशन मिला कि भाई तुम तो वाह यार, तुमने तो गजब डेवलपमेंट दिखाया, तुम प्लांट में भी वो पानी में भी रह रहे हो, तुम लैंड पे भी रह रहे हो, गजब, बहुत ही अप्रतिम, बहुत ही बढ़िया। अगला हमारे पास आया टेरिडोफाइट्स। इन्होंने बोला कि यार मैं थोड़ा सा और, क्योंकि एल्गी की क्या है, बॉडी के हाथ पैर तो थे नहीं, ठीक है, एल्गी वॉज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, अभी आएगा आगे वर्ड, तो was not well differentiated। ब्रायोफाइट्स अबिट डिफरेंशिएशन लेवल आया कि हाँ यार थोड़ा सा तो है, ठीक है, एक अबिट क्लासिफिकेशन आई कैन डू, थोड़ा सा एक मुझे रीजन दिख रहा है कि इसका हेड रीजन बन जाएगा, ये इसका टेल रीजन बन जाएगा। पर जब मैं टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ तो टेरिडोफाइट्स लैंड पे आ गए, ये लैंड पे आ चुके हैं, ठीक है, और इनमें बॉडी वॉज डिफरेंशिएशन, बॉडी डिफरेंशिएटेड। अब ये तो बेसिक चीजें बता रही हूँ बेटा, और भी डिफरेंसेस थे, पर ये एक बेसिक चार्ट जान लो, ठीक है। तो बॉडी डिफरेंशिएशन, बॉडी सेगमेंटेशन आ गया कि यार अच्छा ऐसा भी होता है कि लीफ होती है, ऐसा भी होता है कि फ्लावर होता है, ऐसा भी होता है कि स्टेम, फ्लावर तो चलो बाद में आया, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ऐसा होता है कि रूट होता है, स्टेम होता है, और ऊपर वाला एक्सेल बॉडी होती है, ये भी तो चीज थी। तो ये चीज हमने क्या देखी कि यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में मैंने सबसे पहले ये देखा कि रूट स्टेम लीफ, इसको कैसे डिवाइड किया, रूट स्टेम लीफ में। ये बेचारे ऐसे डिविजिबल नहीं थे, रेंगते रेंगते चलते थे, ठीक है, ये भी रेंग ही रहा था, पर ये लैंड पे रेंग रहा था, इसको हम रिप्टाइल्स कहते हैं, रिप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। फोर्थ हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। जिम्नोस्पर्म्स पे एक लेवल और ऊपर, कैसा एक लेवल और ऊपर कि यार यहाँ जो थे ऑर्गेनिजम्स, यहाँ जो प्लांट थे, उनमें सीड का डिफरेंस, बड़ा ही बड़ा डिफरेंस था। यहाँ पे हमको प्लांट तो पूरा दिखा, पूरा लैंड पे रहता था, पूरा इरेक्ट रहता था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटे हुए रहते थे ना, ये बिछे हुए रहते थे, ये पूरा इरेक्ट रहता था, लैंड पे रहता था। और थर्ड वाज कि ये हमको दिखा ड्राई कंडीशन में, बट इसके पास जो सीड आने लगे, इस सीड की प्रेजेंस थी, प्रेजेंस ऑफ सीड, ये होती है बेटा मेन बात, ठीक है। देयर इज नो सीड इन्वॉल्व, एल्गी में कोई सीड नहीं है, कुछ ग्लिच हुआ देखना, एल्गी में कोई सीड नहीं है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में कोई सीड नहीं है, ये रिप्रोड्यूस करते थे, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इनका, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था तो वो भी हम सीखेंगे किस तरीके से था, ठीक है, बट यूजुअली ये फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्प्लिट कर जाते थे। टेरिडोफाइट्स तक कहानी यही थी, जिम्नोस्पर्म आए, लैंड पे आ गए, इरेक्ट हो गए, ड्राई कंडीशन मिल गई और सीड का प्रेजेंस हो गया, सीड इसमें आने शुरू हो गए, और यही जिम्नोस्पर्म को सबसे अलग बनाता है पहले की चार से, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, तो ये परफेक्ट प्लांट आ गए जो अभी हम देखते हैं, तो ये एकदम मॉडिफाइड प्लांट्स, एकदम मॉडिफाइड प्लांट्स, इससे बेहतरीन कोई प्लांट ही नहीं था, ठीक है, ये इतने गजब के प्लांट्स थे, ये इनके पास फ्लावर भी आ गया है, सीड भी आ गया है, तो ये एकदम वेल डेवलप्ड, एकदम वेल डेवलप्ड, इससे बेहतर कोई प्लांट ही नहीं हो सकता। तो यहां तक हमको समझ में आ गई थी कहानी कि यार ये हमारे पास 5 किंगडम मतलब 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, किसका, प्लांट किंगडम का। तो प्लांट किंगडम इस तरीके से डिवाइड करेगा, अब वो जब इस तरीके से डिवाइड कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गी से। एल्गी हमारा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा एल्गी होगा, फिर ब्रायोफाइट्स आएगा, टेरिडोफाइट्स आएगा, जिम्नोस्पर्म तक थोड़ा सा तुमको मुश्किल लगेगा, फिर कुछ नहीं है, एंजियोस्पर्म हमारा 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, बट हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 5 सीरीज रहने वाली है, ये ओवरव्यू है चैप्टर का,
चलो अब बढ़ते हैं एल्गी की तरफ, बट इससे पहले भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको समझो। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि तुम लिख सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, हमने इस बेसिस पे प्लांट को कैरेक्टराइज किया है बेटा। चलो फर्स्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिसमें एम्ब्रियो पाया जाता था, किसी में पाया नहीं जाता था, ठीक है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो किसी में पाया जाता था तो हम उनको कहते थे एम्ब्रियोफाइट्स। जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है। मैं इस तरीके से प्रेजेंट लिख रही हूँ, क्या कोई कलर चेंज करूं क्या? शुड आई चेंज द कलर और व्हाट? या रुक जाओ, मुझे पूरा लिख लेने दो, फिर मैं दूसरे कलर से लिख दूंगी, ठीक है। नॉन एम्ब्रियो फाइट, कुछ थे एम्ब्रियोफाइट, कुछ थे नॉन एम्ब्रियोफाइट। जिनमें एम्ब्रियो का प्रेजेंस, पहली चीज हमने कैरेक्टराइज किया कि हमें क्या देखना है कि क्या वहां एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं। ये चीज देख लो तुम, तो क्या यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट है? अगर है, इफ यस, इफ इट इज प्रेजेंट, देखो पूरा प्रेजेंट को मैं ऐसे प्लस एनटी लिख रही हूँ, ठीक है ना। और इफ इट एब्सेंट, थोड़ा सा है ना, 11th 12th में आ चुके हो तुम लोग, तो थोड़ा हर चीज को इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, इज प्रेजेंट इतनी राग बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म्स, यू कैन इजीली यूज शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। बस हाँ, फर्क ये है कि ये मत करने लग जाना कि मैम एग्जाम में लिख दें क्या, नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। चलो अगला आता है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एम्ब्रियो के बेसिस पे। सेकंड डिवीजन जो हमने करवाया, ये पहला डिवीजन था जो एम्ब्रियो के बेसिस पे था। सेकंड डिवीजन जो होता है कई में वेस्क्यूलर बंडल। क्या होते हैं वेस्क्यूलर बंडल? काफी बच्चों को पता होंगे, वेस्क्यूलर बंडल आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेटा जी। अब कई में वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट थे, हाँ, कई में वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट थे, ट्रैकियोफाइट्स। तो कई में जिनमें प्रेजेंट थे ट्रैकियो, वो तो ये थे जिनमें एब्सेंट थे। यानी ट्रैकियोफाइट्स वो थे बेटा जिनमें ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी जाइलम फ्लोएम, ठीक है। वस्क्यूलर बंडल कौन आ गए मेरे पास? जाइलम और फ्लोएम, ऐसे याद कर सकते हो। और जाइलम पहले डिस्कवर किया गया था, तो जाइलम के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्रैकियोफाइट, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक। तो वो ट्रैकियोफाइट यहाँ आएगा, और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम की अगर प्रेजेंस रही तो उसको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, अगर वो एब्सेंट रहे तो हम उसको कहेंगे ए ट्रैकियोफाइट्स। कोई डिफरेंस यहाँ तक, कोई कुछ ग्लिच कि नहीं समझ में आया हो? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम आगे थर्ड क्लासिफिकेशन पे। पहला क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट वाज वस्क्यूलर बंडल है या नहीं है। थर्ड हमारे पास आ जाता है क्या उसके अंदर सीड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। स्पर्मेटोफाइटा,
या ए स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा या ए स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा यानी सीड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सीड फॉर्मेशन अगर हो रहा है, इफ इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, इफ दे शो, इफ इट इज प्रेजेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पर्मेटोफाइटा प्रेजेंट है, ठीक है, सीड फॉर्मेशन है। और कई प्लांट्स जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं है, वो हो गया ए स्पर्मेटोफाइटा। सिंपल। तो ए स्पर्मेटोफाइटा हमारे पास जिनमें सीड ही नहीं है, जैसे कि एल्गी में सीड नहीं होता, ब्रायोफाइटा में सीड नहीं होता, टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता। सीड आना शुरू कहां से हुआ हमारे पास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो सीड आना कहां से शुरू हुआ मेरे पास, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। 3, एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइटा, ये 3 में मेरे को नहीं नजर आता है। नेक्स्ट ट्रैकियो की भी बात कर लेते हैं, वस्क्यूलर बंडल की भी, ठीक है। दोनों ही चीजें समझ लो ना एक ही साथ। वस्क्यूलर बंडल अगर मैं देखूं तो मुझे किस किस में नजर आता है, प्रेजेंट किस में है, टेरिडोफाइटा से शुरू है बेटा। ये टेरिडोफाइटा में हमको दिखता है, एल्गी में नहीं दिखता, एल्गी में नहीं दिखता, ब्रायोफाइटा में नहीं दिखता, तो बचा कौन मेरे पास, टेरिडो से दिखना शुरू होता है वस्क्यूलर बंडल। तो टेरिडोफाइटा में दिखेगा, डेवलपमेंट हो गया ना। अब जब यार सोच के देखो कि जब वो लैंड पे आएगा तभी तो उसके खाना पानी की जरूरत पड़ेगी, तो टेरिडोफाइटा से शुरू हुआ है। टेरिडोफाइटा में आ गया है मेरे पास, उसके बाद कौन आता है, जिम्नोस्पर्म में आ गया है, और एंजियोस्पर्म में आ गया है। जिम्नोस्पर्म में आ गया है और एंजियोस्पर्म में आ गया है, ठीक है। एम्ब्रियोफाइट्स की भी अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो एल्गी में ही नहीं बना था, ठीक है। सिर्फ सब में प्रेजेंट, सब में बन जाता है एम्ब्रियो, सिवाय एल्गी के। बाकी सारे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो देख के देखो कि मेरे पास एम्ब्रियोफाइट्स जो थे वो सारे थे एक्सेप्ट फॉर एल्गी। मेरे पास ट्रैकियोफाइट्स यानी जिसमें वस्क्यूलर बंडल की प्रेजेंस थी, ये मेरे पास प्रेजेंट थे टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में। मेरे पास ए ट्रैकियोफाइट्स यानी जिनकी प्रेजेंस नहीं है, जिनमें वस्क्यूलर बंडल जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस नहीं है, वो जाते प्राइमरी वाले, एल्गी, ब्रायोफाइट। डिफरेंसेस तो यार बेटा देखो, चार्ट को देखो, एल्गी से स्टार्टिंग है, एनजीओ तक खत्म है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि एनजीओ जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, हिबिस्कस जो तुम अभी देख रहे हो, एल्गी थोड़ा ना इतनी डेवलप्ड। एल्गी कहाँ तुमको पानी में फ्लोट करती करती नजर आ जाएगी, देख लेना, हरी हरी बस दिखती है वो अंदर कुछ है ही नहीं उसके, मतलब बॉडी डिफरेंशिएटेड ही नहीं है उसकी। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेम गोज विद ब्रायो। ब्रायो में डिफरेंसेस आए, इवोल्यूशनरी था ना, ब्रायो में डिफरेंसेस आए बट इतने नहीं, वास्ट नहीं। टेरिडो में आते आते वास्ट हो गए, जिम्नो में और वास्ट हो गए क्योंकि वहां सीड बनना शुरू हो गया, एनजीओ में और वास्ट हो गए क्योंकि वहां फ्लावर बनना शुरू हो गया। एक लॉन्ग जंप देखो तुम, ये इस तरीके से जंप करा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट सीड फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। अब सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। कई बार सेक्स ऑर्गन वर विजिबल, इनका डिफरेंस तुमने देखा होगा। समटाइम्स द सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट रहा, कौन सा था भाई हमारे पास, ठीक है, चलो, अगर प्रेजेंट रहा तो वो क्रिप्टोगेम्स, और एकदम से अगर मैं लिख देती हूँ फेनेरोगेम्स है, तो फेनेरोगेम्स यानी जिनका सेक्स ऑर्गन विजिबल है। विजिबल यानी इसमें हमको कौन सा दिख जाएगा, जैसे कि अपने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इससे पहले जितने भी आए वो हिडन सेक्स ऑर्गन क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, जैसे कि कौन हो गया अपने पास, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं, पहले वाले, फर्स्ट वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट रहता है और इसको तुम लोग याद कर सकते हो फॉर बेटर, कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो तुम्हारे पास डायरेक्ट वर्ड आएंगे कि जैसे कि
जैसे कि एल्गीज आर नॉन एम्ब्रियोफाइट। आप क्या बताओगे नॉन एम्ब्रियोफाइट क्या है? जिसमें एल्गी नॉन एम्ब्रियो, मैंने बोला एल्गीज आर नॉन एम्ब्रियोफाइट, तो क्या होगा? व्हाट इज एम्ब्रियोफाइट? जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है। नाम कैसे बना है वो देखना, ट्रिक बता रही हूँ, याद रखना उससे कि एम्ब्रियोफाइट क्या हो जाएगा? जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियोफाइट। ठीक है। ए नॉन एम्ब्रियोफाइट जिनमें ऑब्वियसली एब्सेंट है। सेकंड आ जाता है वस्क्यूलर बंडल। जाइलम में ट्रैकिया होता है। जाइलम वेसल, ट्रैकियोस और ट्रैकिया। ट्रैकिया, तो ट्रैकिया से ट्रैकियोफाइट्स ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि सीड फॉर्मेशन। स्पर्मा मतलब होता है सीड। अगर सीड बन रहा है, फाइटा मतलब प्लांट। कितना आसानी से डिविजन हो गया। सीड बनाता हुआ प्लांट। ए स्पर्मेटोफाइटा, ए यहां नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन। फिर फेनेरोग्राम्स क्रिप्टोगेम्स तो याद करने पड़ेंगे। इसकी भी एक ट्रिक हो सकती है कि फेनेरो से विजिबल कैसे दिखाऊं मैं। क्रिप्टोगेम्स हिडन होते हैं, फेनेरोगेम्स विजिबल होते हैं। थोड़ा सा एक ट्रिकी है, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? तो हुआ क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके का मैंने टर्मिनोलॉजीज आज सिखा दी हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एल्गी स्टार्ट करते हैं। एल्गी के अंदर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी होती है, क्या एल्गी का स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से एल्गी फॉर्म होती है। सारी चीजें हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज एल्गी हो नहीं पाएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बच्चे डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो यू वुड बी वेल अवेयर कि हाँ ठीक है, ये नया वीडियो आया है एंड वी हैव टू प्रिपेयर दिस लेक्चर। ये चैप्टर जितना मैंने करवा दिया है उतना आप लोग प्लीज याद कर लीजिए। जितना कंप्लीट हो चुका है उसको प्लीज आप लोग एक बार गो थ्रू करिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।